Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1, part 1 of financial reporting. In this session, we will be talking about financial statements. Now, various topics to be covered in this session are financial statement analysis, method of financial statement analysis, what is horizontal analysis, vertical analysis, common size statement analysis, trend percentages, and finally what are ratio analysis. So now let's get started. First of all, what is financial statement analysis? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करते हैं, बेसिकली किस तरीके से जो अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स हैं एक बिजनेस कंसर्न के उसको एनालाइज किया जा सकता है, वो मेन कंसर्न होता है. नाउ हु विल एनालाइज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की क्या रिक्वायरमेंट है? नाउ बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के इंटरनल यूज़र्स भी होते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं. इंटरनल यूज़र्स जो मैनेजमेंट है एक बिजनेस कंसर्न की, जो उनके शेयर होल्डर्स हैं या फिर जितने भी और टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं या फिर जो डायरेक्टर्स हैं, ऑल दीज पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. देन दी एक्सटर्नल यूज़र्स आर बेसिकली वो सारे रिसोर्सेज, वो सारे पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं हैं बट दे रिक्वायर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर्स कैसे हैं एक पर्टिकुलर कंसर्न के, अपना जानना चाहते हैं कि उनके फंड्स की एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइम क्या है. क्रेडिटर्स ऑल दोज पर्सन्स जिन्होंने एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न को फंड्स लेंड किए हुए हैं या फिर जो रेगुलेटरी एजेंसीज है. फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट को आप इनकम टैक्स पे करते हैं, गवर्नमेंट विल वांट टू नो कि कितनी इनकम जनरेट हुई है, अकॉर्डिंगली आपने ठीक इनकम टैक्स पे किया है या फिर नहीं किया. स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, फाइनली स्टॉक मार्केट एनालिस्ट को भी रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए, या फिर दी ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी. नाउ ऑडिटर्स कैन बी द इंटरनल ऑडिटर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल ऑडिटर्स. दोनों ही काइंड ऑफ ऑडिटर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है. नाउ व्हाट डू इंटरनल यूज़र्स यूज़ इट फॉर? अब जैसे हमने डिस्कस किया कि इंटरनल यूज़र्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट होती है. अब किस रीज़न की वजह से इंटरनल यूज़र्स इसको यूज़ करते हैं? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ द प्लानिंग, इवैल्यूएटिंग और कंट्रोलिंग अ कंपनीज ऑपरेशंस. बेसिकली एक जो बिजनेस कंसर्न की मैनेजमेंट है, दे आर द होल सोल कंसर्न जिसकी वजह से बिजनेस चल रहा है. फाइनली दे आर रिस्पॉन्सिबल, चाहे वो प्लानिंग फंक्शन हो, इवैल्यूएशन फंक्शन हो या फिर कंट्रोलिंग फंक्शन एक पर्टिकुलर कंपनी का. सो दे नीड टू कीप अ चेक कि फंड्स जहाँ पे भी लगाए गए हैं वो सही जगह पे यूटिलाइज हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं. उन्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा डिफरेंट ऑपरेशंस जो एक बिजनेस कंसर्न कर रही है. अब नाउ हाउ विल दे इवैल्यूएटेड? फॉर एग्जाम्पल इफ दे प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे विल फाइनली बी सीइंग कि इतने उनके एक्सपेंसेस हैं और इतने उनसे रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं. दे विल बी इवैल्यूएटिंग इतने फंड्स लगाने के बाद इतने फंड्स दे आर गेटिंग आउट ऑफ इट. देन दी कंट्रोलिंग, अगर कहीं कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, अगर कहीं कंट्रोलिंग की ज़रूरत है, दे कैन अकॉर्डिंगली गो फॉर कंट्रोलिंग स्टेप्स. सो दिस वॉज द मेन कंसर्न ऑफ इंटरनल यूज़र्स. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल यूज़र्स, ऑडिटर्स हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ऑल दोज पीपल्स, इन लोगों को क्या ज़रूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने की? Assessing past performance and current financial position and making predictions about the future profitability and solvency of the company as well as evaluating the effectiveness of our मैनेजमेंट. सो इन सारी चीज़ों को करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ज़रूरी है. फर्स्ट, अगर आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करके आपकी करंट परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पोजीशन को देखना हो कि ठीक हो रही है या फिर नहीं, राइट डायरेक्शन में जा रही है या नहीं, उस केस में हम एनालिसिस कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का. या फिर अगर कोई प्रिडिक्शंस करनी है फ्यूचर के बारे में तो कर सकते हैं. फ्यूचर में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी एक बिजनेस कंसर्न को हो सकती है, सॉल्वेंसी रेट क्या है पर्टिकुलर कंसर्न का, या फिर इफ़ेक्टिवनेस कितनी है मैनेजमेंट की इन अ बिजनेस कंसर्न. इन सारी ही चीज़ों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया जा सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितने भी फाइनेंशियल अकाउंट्स एक बिजनेस कंसर्न मेंटेन करती है, लेट इट बी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, all of these things will be included in financial statements. एनालिसिस करते टाइम हम इनको
हो सकता है हॉरिजॉन्टल वे में एनालिसिस करें, वर्टिकल करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, या फिर उसके रेशो के हिसाब से हम ट्रेंड्स को एनालिसिस करें। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए बिजनेस कंसर्न को या फिर एक्सटर्नल यूजर्स को। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? नाउ देयर आर पब्लिश्ड एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअली कंपनीज कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश करती हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। आप न्यूज़पेपर्स में समटाइम्स यू कैन सी कि पब्लिक सेक्टर कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह आई होती हैं, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देन लेटर्स टू दी स्टॉक होल्डर्स। जितने भी स्टॉक होल्डर्स होंगे उनको लेटर्स कंपनी डिस्पैच करती हैं। ऑडिटर रिपोर्ट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट बेसिकली जब ऑडिटर्स की हम बात करते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब जो इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं, दे आर विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ द कंट्री, दे आर हायर्ड बाय द company itself, whereas the external auditors they are not working with that particular company, उसको एक टाइम बीइंग के लिए कंपनी हायर करके लाती है। सो इंटरनल ऑडिटर्स are basically they keep on doing the inspection of the accounts on regular basis. It could be quarterly, monthly, fortnight, or it could be semi annually, but annually जो आपकी ऑडिट होती है दैट इज़ बीइंग डन विद हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स। सो जितने भी इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, ये जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी होती है, इवन दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन। देन मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। मैनेजमेंट जब भी कोई डिस्कशन करती है, एनालिसिस करती है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। सो इवन दैट कुड बी अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। नाउ द रिपोर्ट्स विच आर फाइल्ड विद द गवर्नमेंट, वो सारे फॉर्म्स जो एक पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न गवर्नमेंट को फिल करके देती है। फॉर एग्जांपल फॉर्म 10K, 10Q, 8K, ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स आर deposited with the government by a business concern. So इनमें जो भी information दी होती है that can be used for analyzing the financial statements. Now other sources could be the newspapers। हमने अभी बात की थी कि न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, पीरियोडिकल्स में आर्टिकल्स आर बीइंग पब्लिश्ड। नाउ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं, जैसे मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इट इज़ अ वेरी वेल नोन सोर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। देन वी हैव डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इनकॉर्पोरेशन, रॉबर्ट मॉरिस एसोसिएट्स, ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। इनका जो मेन क्राइटेरिया, जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स का तो क्रेडिट रेटिंग भी है डिफरेंट कंपनीज को, डिपेंडिंग अपॉन देयर परफॉर्मेंसेज, देयर एसेट्स, दे rate them. Then there could be other business publications as well। हो सकता है आपने कुछ एक पर्टिकुलर जर्नल लगवाया हुआ है या फिर कोई बिजनेस मैगजीन है, वहाँ से भी यू कैन गो थ्रू द इंफॉर्मेशन for financial statement. Nowadays companies are uploading their financial statements on their websites as well. Now what are the various methods of financial statement analysis? Now basically there can be 5 different ways. First is the horizontal analysis, second is vertical analysis, then common size statements, trend percentages and ratio analysis. Now let's see first of all what is horizontal analysis. Now using the comparative financial statements to calculate dollar or percentage change in a financial statement item from one period to the नेक्स्ट। सो बेसिकली कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम दो फाइनेंशियल पीरियड को कंपेयर करते हैं, हम उनको कैलकुलेट करते हैं, उनकी डॉलर या रुपीज़ की वैल्यू को, या फिर जो परसेंटेज चेंजेस आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। देन वी हैव वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जिसमें हर एक आइटम को हम परसेंटेज की तरह एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में इनकम जो हुई है, कितना परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो इनकम, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम अलग अलग फाइनेंशियल ईयर की कर रहे हैं, वेयर एज वर्टिकल एनालिसिस में हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही एनालाइज कर रहे हैं। Then the common size statements. Now financial statements that show only percentages and no absolute dollar or rupees amount, it is the common size statement. Then we have trend percentages. Now ट्रेंड परसेंटेजेस हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो ट्रेंड रहा है, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो चेंजेस रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उनको एनालाइज करने के लिए ट्रेंड परसेंटेजेस यूज़ किए जाते हैं। इट इज़ यूजुअली यूज जब बहुत सारे ईयर्स को हमने इवैल्यूएट करना हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
देन वी हैव रेशो एनालिसिस. कंपनीज आजकल बहुत रैपिडली रेशो एनालिसिस को यूज़ करती हैं. इट इज़ बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ लॉजिकल रिलेशनशिप between items in a financial statement of a single period. So basically रेशो एनालिसिस में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड में जितने डिफरेंट फाइनेंशियल वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं उनके बीच में क्या लॉजिकल रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए रेशो कैलकुलेट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम परसेंटेज रिलेशनशिप देखें बिटवीन द रेवेन्यू एंड द नेट इनकम, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रेशो एनालिसिस. Then let's take an example of horizontal analysis. Now the management of Clover Company provides you with the comparative balance sheets of the year ended on 31st December 1999 and 98. अब मैनेजमेंट ने आपको कहा है कि आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है इस इंफॉर्मेशन का. नाउ लेट्स हैव अ लुक ओवर दिस बैलेंस शीट. इसमें अब हमें क्लोवर कॉरपोरेशन की कंपैरेटिव बैलेंस शीट दी गई है. 98 की सारी फिगर्स भी हैं और 99 की भी हैं. जैसे हमने अभी डिस्कस किया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में हम 2 फाइनेंशियल ईयर्स की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं. सो वील बी कंपेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट लेट्स से फॉर 1998 में कैश 23,000 है, 1999 में 12,000 है. सो हाउ विल बी कैलकुलेटिंग इट. अब किस तरीके से हम एनालिसिस करेंगे, लेट्स सी. सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट द चेंज इन रुपीज़ अमाउंट. अब कैसे पता चलेगा कि रुपीज़ में कितना चेंज आ गया है. फाइनली वी विल बी कैलकुलेटिंग जितना भी करंट ईयर का फिगर है उसको हम माइनस कर देंगे बेस ईयर के फिगर से. एज यू कैन सी करंट ईयर यहाँ पे 1999 है और 98 बेस ईयर है. सो वी विल डिवाइड द वैल्यू ऑफ 1999 फ्रॉम 1998. देन कैलकुलेटिंग बेस ईयर फिगर होता क्या है. बेस ईयर फिगर सिंस वी आर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ चेंज बिटवीन 1998 एंड 1999, सो जितना भी अमाउंट 1998 में रहा है दैट विल बी दी बेस फिगर और जो करंट ईयर है वो हमारा 1999 है. अब परसेंटेज चेंज किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है. रुपीज़ चेंज, नेट चेंज कितना हुआ है, नेट पर्टिकुलर करंट ईयर में कितना नेट चेंज हो गया डिवाइडेड बाय जो बेस ईयर का अमाउंट था. वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100%. दैट विल गिव अस द रिजल्ट इन परसेंटेजेस. नाउ लेट्स सी दिस डायग्राम. नाउ 98 में जो हमारा वैल्यू था वो था 23,500, whereas 1999 में जो था वो है 12,000. नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 12,000 फ्रॉम 23,000 विच विल गिव अस 11,500 इन नेगेटिव. 1999 में जो हमारा कैश है वो रिड्यूस हो गया है. सो दिस 11,500 इज द नेट इफेक्ट, दैट इज़ द डिक्रीज इन कैश. अब परसेंटेज इसका कैसे निकालेंगे. दिस विल बी बेसिकली कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग 11,500 बाय द बेस ईयर अमाउंट. बेस ईयर था हमारा 1998, उसका अमाउंट है 23,500. सो 11,500 को हम डिवाइड कर देंगे 23,500 से एंड मल्टीप्लाई बाय 100% विच विल गिव अस 48.9% डिक्रीज बिकॉज द अमाउंट हैज़ बीन डिक्रीज. दैट इज़ वाई इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड विद रेड कलर. सो एंड दिस वे वी कैन डू द हॉरिजॉन्टल एनालिसिस. Accordingly we can calculate the amount for each and every variable of the balance sheet. Now let us apply the same procedures to the liability and stockholders equity sections of the balance sheet. जैसे यहाँ पे हम अभी assets की बात कर रहे थे, now we can take the liabilities and the stockholders sections. जैसे अगर यहाँ पे हम फर्स्ट अगर केस में देखें जो हमारे अकाउंट्स पेबल है 1999 में 67,000 है, वेयरएस 98 में 44,000 थे. जो नेट इंक्रीज हुआ है वो है 23,000 का. सो अब हम परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे. $23,000 डिवाइडेड बाय 44,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच विल गिव यू 52.3%. Now let's apply the procedure to the income statement as well. Now this is the basic format of the income statement. Now a percentage अगर हमने निकालना है net sales का, so 5,20,000 minus 4,80,000, this will give you $40,000. Now divide this 40,000 by 4,80,000 into 100 which will be equal to 8.3%. So by this time we must have अंडरस्टैंड कि जो सेल है वो 8.3% इंक्रीज़ हो गई है, वेयर एज जो नेट इनकम है पर्टिकुलर फर्म की जिसकी हम बात कर रहे हैं क्लोवर कॉरपोरेशन की, वो डिक्रीज़ हो गई है बाय 21.9%.
नाउ देयर वर इंक्रीज इन बोथ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है उसमें भी इंक्रीज़ है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उनमें भी इंक्रीज़ हो गया है. सो बेसिकली सेल्स जितनी इंक्रीज़ हुई है उससे ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है, जिससे नेट इनकम जो है डिक्रीज़ हो गई. Now by this time we must have understood the horizontal analysis. So now let's move to vertical analysis example. Now again एक कंपनी का एग्जाम्पल दिया गया है, हमें इसका वर्टिकल एनालिसिस करना है. The comparative balance sheet is being given here. नाउ अब वर्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं बेसिकली उसमें हम एक पर्टिकुलर एक वेरिएबल को टोटल से कंपेयर करते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल 1999 में जो कैश था वो है $82,000. नाउ ये $82,000 को हम कंपेयर करेंगे विद द टोटल ऑफ 1999. टोटल था $4,83,000. तो $82,000 डिवाइडेड बाय $4,83,000 मल्टीप्लाई बाय 100. This will give you near about 17% figure. In the same way, you can calculate it for 1998, 30,000 divided by 3,87,000 into 100, which will be 8%. This is basically the vertical analysis. Now, what is trend percentage? Now, Wheeler Incorporation ने आपको एक following operating data दिया हुआ है and you are supposed to prepare a trend analysis. जिससे अब यहाँ पे रेवेन्यू, एक्सपेंस और नेट इनकम दिया हुआ है. सो अब अगर हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है 96 एंड 95 का, वी विल बेसिकली सब्ट्रैक्टिंग द $1991 जो 96 का अमाउंट था. 1995 का जो अमाउंट है उसको हम डिवाइड कर देंगे 96 का जो अमाउंट है. सो 1991 माइनस 1820 दैट इज़ $171. इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. ग्राफ पे डिफरेंट लाइंस को हम शो कर सकते हैं. नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर्स दिए हुए हैं, वेयर एज वाई एक्सिस पे बेस ईयर जो है उसके परसेंटेजेस दिए हुए हैं. ईयर्स जैसे जैसे ईयर इंक्रीज़ हो रहा है, जो ट्रेंड है इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो वी कैन सी कि सेल्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं बट साथ साथ जितने हमारे एक्सपेंसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस सेशन. थैंक यू.